हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉम्प्लेक्स नंबर के एक दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, है ना। जैसे इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी a प्लस आयोटा b टाइप का, जहाँ पर a और b कोई रियल नंबर्स हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है। फिर हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a, b पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गया है। दो तरीके का और रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से पहला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म का दूसरा एक नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी, है ना। तो पोलर फॉर्म के लिए देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है ना, बस आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा एम्पलीट्यूड, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर किया, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा, मतलब इसी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मॉड क्या है? तो मॉड तो ऑब्वियसली हो गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस। वो कैसे कैलकुलेट करना है? ऑब्वियसली इस केस में इसका जो वैल्यू है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर करा था। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर हम बात करें थीटा क्या है। तो जो थीटा है, थीटा इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है ना, वैसे मैं ये भी बोल सकता था कि थीटा इज़ द आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, बट आपको पता है कि आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक तो होता नहीं है। तो थीटा की इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है ना, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हर कोई एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे। जैसे जैसे हम थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो लेट अस से जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले मैंने इसका मॉड लिखा, 1 का स्क्वायर रूट के अंदर रूट 2 हो गया। फिर जो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा π/4, बट आर्गुमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/4 प्लस 2n पाई। ठीक है, इन जनरल ये आर्गुमेंट हो गया। अब इनमें से n की वैल्यू, ऑब्वियसली n की वैल्यू जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, इन्फिनाइट इंटीजर्स होते हैं, तो ये इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बन जाएगा। जैसे अब मैंने मान लो एक तरीका ऐसे लिखा कि रूट 2 इंटू कॉस, n का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो मेरे पास आर्गुमेंट π/4 आ जाएगा। तो कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये भी एक इसका रिप्रेजेंटेशन है। मान लो मैंने अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करूँगा तो π/4 प्लस 2π, ठीक है ना, या -1 अगर मैंने पुट किया तो दूसरा फॉर्म ऐसे भी हो सकता है, रूट के अंदर में 2 इंटू कॉस ऑफ π/4 माइनस 2π एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 माइनस 2π। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल हैं, ऐसे हज़ारों लाखों इन्फिनाइट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने अभी समझा कि ये जो थीटा यहाँ पे लिखना है, ये थीटा जनरल आर्गुमेंट नहीं, बेसिकली तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सही वो भी होगा, बट ऐसा हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड यूज़ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके ओके, सो ये तो हो गया पोलर फॉर्म। अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और भी करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं हम लोग,
ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, चूँकि कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए कई बार ना इसको तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेगा, CIS, सिस थीटा, इसको ऐसे भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। ये जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म का एक दूसरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और इसको सिस थीटा का भी फॉर्म हम लोग बोलते हैं। C फॉर कॉस, I फॉर ऑब्वियसली आयटा, S फॉर साइन, और जो भी उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो, ठीक है, वो ऑब्वियसली कॉस के साथ भी आएगा और साइन के साथ भी आएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो है, जो मॉडुलस है हमारा, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो मॉडुलस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये मॉडुलस जो है वो हमेशा क्या होगा, अगर मैं नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो हमेशा ये जो है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन जनरल आई कैन से कि नॉन नेगेटिव रहेगा, है ना, जीरो भी हो सकता है, बट फॉर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और जीरो के अलावा अगर बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऐसे क्यों मैंने इसको स्पेसिफाई किया, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू लिखा है -2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4, ठीक है, तो थीटा की जगह पे कंपेयर करें, थीटा की वैल्यू अपने को ऐसा लग रहा है कि थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता जब यहाँ पर ये -2 ना होता, ठीक है ना, -2 कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो है ये पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है, ये तब होगा जब इस -2 को हमने क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आउट करने का मेरा बस ये रीज़न था कि ये हमेशा ध्यान रहे कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ लिखी है वो पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई पोलर फॉर्म की। अब एक ये मैथमेटिशियन है यूलर साहब, इन्होंने 1748 में एक फार्मूला दिया, उसको हम लोग बोलते हैं आइलर्स फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है, e टू द पावर आयटा x इज इक्वल टू कॉस x प्लस आयटा साइन x, ठीक। अब ये फार्मूला कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है ये, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये हम लोग मे बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह में सीखेंगे, कैलकुलस का पार्ट है ये। बट एक आध चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, दैट ये ई जो है ये ई आइलर्स नंबर है कहलाता है, और आइलर नंबर का बेसिकली ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल है तो इसका मतलब कि ये रियल भी है, और अप्रॉक्सीमेटली इसका जो वैल्यू है ये 2.73 के अराउंड, ठीक है, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ये एक फार्मूला है जिसको आइलर फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। अब ये फार्मूले का क्या यूज है ये देख लिया जाए। जैसे फार्मूला देखो, e टू द पावर आयटा एक्स, मतलब कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स को हम लोग e टू द पावर आयटा एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन था, ये पोलर जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है, अगर यहाँ पर हम यूलर्स फार्मूला अप्लाई करें, अगर यहाँ पे हम लोग यूलर्स फार्मूला अप्लाई करें, तो इसी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z को आई कैन राइट मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे e टू द पावर आयटा थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये क्या था पहले, तो मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा करके था। ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है वो e टू द पावर आयटा थीटा होता है। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखा, ये वाला फॉर्म आइलर्स फॉर्म कहलाता है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज आइलर्स फॉर्म। अब आइलर्स फॉर्म का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। एक्सपोनेंशियल क्यों, बहुत ही ऑब्वियस रीजन है एक्सपोनेंशियल बोलने के पीछे, क्योंकि ये सम बेस टू द पावर सम एक्सपोनेंट इस टाइप के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये इन दोनों में ही एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर लो, चाहे आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखना हो, आइलर फॉर्म लिखना हो, इन दोनों में ही दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, मॉड जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। तो इन बात को समराइज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर राइटिंग पोलर
पोलर या फिर आइलर्स फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, we require first mod of z, that is magnitude of z, and second that is प्रिंसिपल आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ z। इन दो चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मॉड लिखना है और कैसे एम्पलीट्यूड लिखना है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों में ही, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी ये फ़िलहाल कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो मान लिया मैंने इसको z1। अब इसके लिए पहले तो मुझे मॉड ऑफ z1 चाहिए होगा, तो -2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 है ना, रूट के अंदर 8 यानी कि 2√2 हो गया। फिर मुझे चाहिए होगा इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड पहले तो मैं लिखूँगा अल्फ़ा होगा मेरे पास tan इनवर्स 2/2 यानी कि 1। ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा होता है। tan इनवर्स 1 का मतलब कौन सा एंगल है जिसके tan का वैल्यू 1 है, दैट इज़ π/4। तो पाई माइनस π/4 इज़ 3π/4, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। तो बस फिर इसको अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन z1 विल बी mod of z, that is 2√2 into cos of 3π/4 प्लस आयटा साइन ऑफ 3π/4। ठीक है, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। पोलर फॉर्म अगर हमने लिख लिया तो आइलर्स फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम लोग mod z तो आइलर फॉर्म में भी रहता है 2√2, बस e⁻ आयटा, और आयटा के साथ में जो है वो एम्पलीट्यूड आ जाता है अपना थीटा, जो कि इस केस में है 3π/4। ठीक है, तो ये हो गया अपना पोलर फॉर्म और ये हो गया अपना आइलर्स फॉर्म। ठीक है, आई होप समझ आया आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं मान लेता हूँ ये -1 माइनस √3 आयटा लिखा है। तो एक तो मुझे इसका मॉड चाहिए, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, रूट के अंदर मॉड जो है इसका वो 2 आ जाता है। फिर इसका अगर हम लोग एम्पलीट्यूड लिखें उसके लिए पहले अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा होता है मेरे पास tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो tan इनवर्स √3 का मतलब कौन सा एंगल है जिसके tan का वैल्यू √3 होता है, π/360 डिग्री। ठीक है, तो ये तो अल्फ़ा हो गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहता है तो जो हमारा थीटा यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है दैट इज अल्फ़ा माइनस पाई, यानी कि π/3 माइनस पाई दैट इज -2π/3 हो गया। ओके, बस फिर हम लोग z2 लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू कॉस -2π/3 प्लस आयटा कॉस और साइन दोनों के आगे थीटा लिख देना है जो कि -2π/3 है। ठीक है, बस ये हो गया आंसर। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। z2 विल बी 2 टाइम्स कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं। और साइन ऑफ माइनस थीटा, वो साइन के अंदर मतलब साइन के सामने अगर जो एंगल है वो माइनस में लिखा है तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो माइनस आयटा साइन 2π/3 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 + 2 आयटा प्लस 3 आयटा -6 डिवाइडेड बाई 1 + 4 दैट इज़ 5, ये हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो 1 - 6 दैट इज़ -5
प्लस 5 आयोटा को 5 से डिवाइड करेंगे -1 प्लस आयोटा, ये बन गया। इसके बाद आप कर सकते हो इसका एम्पलीट्यूड लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अब दो तरीके, या तो आप cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू रख लो 1/2 साइन 60 डिग्री है ना √3/2, फिर आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इतना लंबा काम करो, या फिर सीधे ही जैसे ही अगर ये मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 है तो मुझे इसका मॉड लिखना है। मुझे मॉड की कुछ प्रॉपर्टी पहले से आती है, क्या कि वो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर का मॉड अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर का मॉड जो है वो √2 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका रियल पार्ट cos π/3 है, इमेजिनरी पार्ट sin π/3 है। इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, रूट के अंदर 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो ये √2 सीधे मॉडुलस मिल गया। एम्पलीट्यूड अगर इसका लिखें हम लोग, तो एम्पलीट्यूड में भी हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो डिवीजन के फॉर्म में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग न्यूमरेटर का एम्पलीट्यूड देखें। न्यूमरेटर का इसका आयोटा -1 का, आयोटा -1 का मतलब हुआ -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा का जो अल्फ़ा होगा वो π/4 होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का 3π/4, और डिनोमिनेटर का तो सीधे दिख रहा है, कॉस और साइन के सामने जो दिख रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वो थीटा जो है वही तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। π/3 तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाना है, π/3 सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो 9π - 4 यानी कि 5π/12। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, मॉडुलस भी मिल चुका है अपने को, है ना। तो बस Z4 को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉस ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके अलावा एक और रह गया, ये भी देख लेते हैं हम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है अपने पास 5th पार्ट, दैट इज़ आयोटा, है ना। आयोटा को भी हमने पोलर फॉर्म और आइलर्स फॉर्म में लिखना है। तो आयोटा है, इसका मॉड अगर चलो मैं इसको Z5 बोल देता हूँ, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, या सिंपल हम लोग Z ही बोल देते हैं ना। तो इसका जो मॉडुलस है वो तो 1 है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है ये तो सबसे आसान है ना, वो π/2 है, क्योंकि आयोटा कहाँ पे आएगा, आयोटा का मतलब 0, 1, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव के ऊपर, तो ये वाला एंगल जो है वो प्लस में π/2 हो गया। ठीक है, तो अगर इसका अब हम लोग पोलर फॉर्म लिखें तो पोलर फॉर्म लिखेंगे 1 इंटू कॉस ऑफ π/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ π/2। ठीक है, वैल्यू आप हमेशा कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है ना। फिर इसका आइलर्स फॉर्म जो होगा, आइलर्स फॉर्म क्या होगा, उसमें भी मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। फिर ई का पावर आयोटा के साथ में जो है एम्पलीट्यूड आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आयोटा π/2 के फॉर्म में, आइलर्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें, एक आध इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी देख लो। जैसे हमने क्या देखा कि Z बराबर मॉड Z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है मॉड Z इंटू ई का पावर आयोटा थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा कहीं अगर लिखा हो, ठीक है ना, जैसे आइलर्स फार्मूले की बात करें, ई का पावर आयोटा थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही आइलर्स फार्मूला है। ठीक है ना,
वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी मामले में अगर थीटा की जगह पे माइनस थीटा रख दिया जाए तो हर जगह पे थीटा की जगह पे माइनस थीटा रख दो, ऐसा कुछ हो गया ये। तो अल्टीमेटली कॉस माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था कॉस थीटा ही रहता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ई पावर माइनस आयटा थीटा को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो माइनस है, थीटा के साथ अगर माइनस लिखा हो, ठीक है ना, तो बस आयटा के साथ वो माइनस आ जाएगा और कहीं पे कॉस वॉस में माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है जिसको याद रखोगे तो ओके। तो जैसे अगर बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयटा बी, तो आइलर्स फॉर्म में मान लो कि ये मॉड जेड इंटू ई का पावर आयता थीटा लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी जेड का जो कॉन्जुगेट होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, ये माइनस आयटा बी। तो ये आइलर्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस रहता है वो सेम ही रहता है, तो मॉडुलस तो मॉड जेड के ही बराबर होगा इनटू, लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, तो उसके कॉन्जुगेट का माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम समझ चुके हैं आर्गुमेंट वाले टॉपिक में। तो बस यहाँ पर क्या लिखना है, थीटा की जगह पे, चूँकि अब आयटा के साथ में हमेशा ई के पावर में आयटा के साथ में जो है हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है। तो जेड का प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर थीटा था तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड का जो है वो माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये सब भी कुछ चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखो तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है ना, बस वो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होगा और ये सारे फंडे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा, ये सब जो है वो काफ़ी क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना है। पोलर फॉर्म का अलग नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म सिस थीटा। ओके, फिर आइलर्स फॉर्म, पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म दोनों ही लिखने के लिए तुम्हें दो चीज़ें कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड। 4-5 एग्जांपल करा दिया मैंने। ठीक है, कुछ और भी बहुत ही बेसिक से एग्जांपल हैं, लेकिन काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इन वाले एग्जांपल से, वो भी देख लेते हैं ज़रा। क्या क्वेश्चन है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म और आइलर फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब वो ए प्लस आयटा बी वाला फॉर्म, ठीक है, और आइलर फॉर्म आपको पता ही है, अभी अभी किया हमने। तो एट पहले कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब रियल पार्ट प्लस आयटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वैल्यू ही लिखना है इसका। कॉस पाई/6 होता है √3, पाई/2 का मतलब पाई/6 का मतलब सॉरी पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस आयटा, ये हो गया अपने पास कौन सा फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब आइलर्स फॉर्म की बात करें तो आइलर फॉर्म यहीं से देखना है कि क्या सीधे अगर ये पोलर फॉर्म में लिखा हो तो पोलर फॉर्म से तो डायरेक्ट आइलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है, और बाहर जो नंबर दिख रहा है वो पॉजिटिव भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो गया 2 इंटू ई का पावर आयटा और थीटा कितना है पाई/6, ये हो गया आइलर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। अब सेकंड में थोड़ा सा बस यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं। पहले तो देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए तो आपको बस वैल्यू डालना है, कॉस पाई/4 साइन पाई/4 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2 अगर हम बाहर निकालें √3/√2 तो फिर 1 माइनस आयटा रह जाएगा अंदर। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। आइलर्स फॉर्म की बात करें तो ब्रैकेट में जो है कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा दिख रहा है ना, कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई का पावर माइनस आयटा थीटा। तो और बाहर जो नंबर है √3 वो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। √3 इंटू ई का पावर, अब यहाँ पे आयटा पाई/4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस आयटा पाई/4 लिखना होगा, क्योंकि बीच में माइनस था, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पे, ये चीज़ देखो। ठीक, ओके, नेक्स्ट
हाँ नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। चलो वैल्यू रख के पहले देख लेते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। तो -√2 कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 होता है, एक माइनस यहाँ पहले से है तो +1 हो गया, और साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो 1 के आगे 0 लिखना है तो मतलब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बस ये तो मतलब -√2 ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये प्योरली रियल है, ठीक है, प्योरली रियल है और साथ में नेगेटिव भी है। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो पाई होगा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड √2, तो √2 मैग्नीट्यूड पता लग गया और एम्पलीट्यूड पता लग गया पाई, ठीक है। तो आयटा ई का पावर आयटा पाई ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर मान ये तो हमने यहाँ से देखा कि क्या मैग्नीट्यूड है और क्या एम्पलीट्यूड है। अगर मुझे यहीं से डायरेक्टली अगर आइलर फॉर्म देखना होता, ठीक है ना, तो सीधा मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा आँख बंद करके कि -√2 बाहर है, फिर कॉस थीटा प्लस आई। एक तो पहले ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं है, ठीक है ना, वो भी चीज़ ध्यान रखना है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये लिख देंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये बन जाएगा √2 इंटू कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई, ये ठीक है। अब ये सीधे दिख रहा है, ये पोलर फॉर्म में है, तो आइलर्स फॉर्म √2 इंटू ई पावर आयटा पाई ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। अब जैसे यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 लिखा हुआ है, और यहाँ कॉस 120 डिग्री प्लस आयटा साइन 90 डिग्री लिखा है। अब सीधे ऐसे आंख बंद करके थोड़ी हम 1 इंटू ई का पावर आयटा, अब थीटा क्या लिखेंगे, थीटा पहले तो दोनों ये क्या होना चाहिए, कॉस और साइन दोनों के आगे थीटा रहता है, सेम एंगल रहता है, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रख के ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस 120 का मतलब कॉस 90 प्लस 30 है ना, कॉस 90 प्लस 30 जो है वो माइनस साइन 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है इसमें। तो कॉस 120 होता है -1/2 और साइन 90 सबको पता है, तो ये हो गया अब, ठीक है। अब हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर 1 का ये हो गया √5/2 आ गया मॉडुलस, ठीक है। और थीटा एम्पलीट्यूड की बात करें तो देख लो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा करना है। अल्फ़ा यानी कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, ठीक है। तो थीटा जो है वो पाई माइनस tan इनवर्स 2 हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 का मतलब कौन सा एंगल है जिसके tan का वैल्यू 2 होता है, तो वो हमें पता नहीं है, तो उसको ऐसे ही रख के जो ऐसे ही छोड़ देंगे tan इनवर्स के ही फॉर्म में, ओके। तो अब इसका आइलर फॉर्म क्या बनेगा, आइलर फॉर्म इसका बन जाएगा मॉडुलस दैट इज √5/2 इंटू ई टू द पावर आयटा, और आयटा के साथ क्या लिखना होता है, आयटा के साथ लिखना होता है अपने को एम्पलीट्यूड उसका। तो एम्पलीट्यूड हमने कन्वर्ट किया था, ये कैलकुलेट किया था पाई माइनस tan इनवर्स 2, ओके ओके फाइन। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, और ये आइलर्स फॉर्म का कैसे क्वेश्चन में और यूज हो सकता है। जैसे ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लगभग हर एक बुक में तुम्हें मिलेगा। आयटा पावर आयटा ये रियल है या नहीं, कई बार इसका क्वेश्चन में रियल पार्ट पूछ लिया जाता है, कई बार इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछते हैं कि बताओ ये रियल है कि नहीं, ठीक है। कई बार फिर इसका आर्गूमेंट पूछ लेते हैं। तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी अगर इसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो देखो आई जो है, अब चूँकि ये देखो बेस टू द पावर सम एक्सपोनेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा ये, ठीक है। फिर मे बी कि हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह अप्लाई कर सकें। आई का जो है आयटा का आइलर्स फॉर्म जो होता है वो होता है ई टू द पावर आयटा पाई/2, ठीक है ना, क्योंकि
देखो ये याद भी नहीं रखना है तुम्हें, ये तो सीधा दिखेगा कि आइलर्स फॉर्म का मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना है वो तो सीधे दिख रहा है 1, और एम्पलीट्यूड कितना है पाई/2, तो ई के पावर में आयटा के साथ वो पाई/2 लिख देना है। ठीक है, अब ये है हमारे पास आयटा। अब हमसे क्या पूछा कि आयटा टू द पावर आयटा का रियल पार्ट क्या होगा बेसिकली। तो आई हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, आइलर्स फॉर्म में ये है और इसका होल का पावर आई है। ठीक, पावर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आई स्क्वायर, ये जो पावर आयटा यहाँ का है और यहाँ का जो पावर है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ई टू द पावर आयटा स्क्वायर पाई/2 ये हो जाएगा। अब आई स्क्वायर सबको पता है -1 होता है, तो ई पावर -पाई/2। अब ई टू द पावर -पाई/2 देखो ध्यान से, अगर ई क्या होता है, एक रियल नंबर। ठीक है, पाई भी क्या होता है, एक रियल नंबर। बेशक वो इरेशनल होते हैं, ई भी इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है, लेकिन है तो रियल। तो रियल टू द पावर रियल, आंसर क्या आएगा, हमेशा एक रियल ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ये रियल है कि नहीं, तो आंसर है यस, आई टू द पावर आई इज रियल। ठीक है, अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि आई टू द पावर आई का रियल पार्ट बताओ, तो वो खुद ही मतलब वो प्योरली रियल है ही, तो मतलब वो खुद ही हो गया है ना। या फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ई का पावर -पाई/2। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो जब प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, आई टू द पावर आई का एम्पलीट्यूड माने प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो प्योरली रियल है। और प्योरली रियल में ये समझना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ई कैसा नंबर होता है, ई के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अभी ई एक पॉजिटिव नंबर है, ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 2.73। अब पॉजिटिव नंबर का पावर अगर तुम कुछ भी लिखोगे, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो मर्जी, ठीक है ना, हमेशा नंबर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर तुम्हें पता है यहाँ होते हैं, तो उनका जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट 0 हो गया। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग आइलर्स फॉर्म की हेल्प से और क्या अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑलरेडी अपने को आता है, लेकिन वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था पहले, वो किया था कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, z1 बराबर a1 प्लस आयटा b1 लिखा रहता था, z2 बराबर a2 प्लस आयटा b2 लिखा रहता था, फिर हम z1 इंटू z2 ऐसा पूरा मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना, तो वो दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एक अलग चीज़ समझने वाले हैं। अब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आइलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया। मान लिया कि z1 का मॉड z1 है, मॉड z1, और उसका एम्पलीट्यूड θ1 है। ऐसे ही कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, हैविंग मॉडुलस मॉड ऑफ z2 एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट θ2। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें z1 इंटू z2, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन अब कितना आसान है, क्योंकि ये अब सम के फॉर्म में नहीं, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और उसमें भी सेम बेस है। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 ई पावर आयटा θ1 इंटू ई पावर आयटा θ2। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर सीधे ऐड हो जाते हैं, तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 ई टू द पावर आयटा θ1 प्लस θ2। बात समझ में आया। तो ये बेसिकली एक तरीके, अब ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन ये जो बना है, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये खुद भी आइलर्स फॉर्म में, ऑलरेडी आइलर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आइलर्स फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ई के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो मॉडुलस होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बराबर मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ये हम पहले भी लिख चुके हैं प्रॉपर्टी, बट अभी ये इसका प्रूफ कर लिया हमने। दूसरी बात, आयटा के साथ में, ई के पावर आयटा के साथ में जो लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था z1 इंटू z2, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2
तो वो कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि थीटा 1 क्या था पहले वाले का एम्पलीट्यूड था, थीटा 2 क्या था दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 ये देखो ऐसा प्रोडक्ट का सम में कन्वर्ट हो गया। मैंने सबसे पिछले लेक्चर में ये बोला था कि इस बात को हम लोग आगे प्रूव करेंगे, अब ये इसका प्रूफ दिख गया। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर 2n पाई 2 पाई का मल्टीपल ये रखना पड़ता है, उसका रीजन बहुत ही एविडेंट है। जैसे मान लो कि देखो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखा है 2 इंटू ई का पावर से पाई बाई 6। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिखा है 3 इंटू ई का पावर आयटा 5 पाई बाई 6। ठीक है, और पहला है मान लिया पाई बाई 3। ठीक, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ Z1 इंटू Z2 तो 2 इंटू 3 हो गया 6, ई के पावर आयटा में आयटा के साथ पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 6 ये दोनों ऐड होंगे। ये 60 लिखा हुआ है और ये 150 लिखा हुआ है, तो 210 हो गया। यहाँ पर डिग्री में 210, डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0 0 ऐसा कैंसिल होगा, 3 से ये 6, 3 से ये 7, 7 पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो ये लिखने में ऐसा कोई लिखने में बुराई नहीं है, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 क्या मैं 7 पाई बाई 6 बोल सकता हूँ? अगर मैंने ये बोला तो अब ये इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस पाई से पाई इस वाले रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए, ना तो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, ना माइनस 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे 2n पाई ऐड करके चलते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, मैंने फिर से दोबारा किया। आई होप तुम्हें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब यही डिवीज़न देख लो, डिवीज़न भी ऐसा एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिवीज़न भी बहुत आसान है। Z1 अपॉन Z2 तो मॉड Z1 ई का पावर आयटा थीटा 1 होल अपॉन मॉड Z2 ई का पावर आयटा थीटा 2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 ई का पावर आयटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवीज़न में। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो फिर से वो दो रिजल्ट बहुत ही आराम से प्रूफ हो पा रहे हैं। एक ये ऑलरेडी ये देखो ये आइलर्स फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइलर्स फॉर्म अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वही जो ब्रैकेट सॉरी ई के साथ ई का जो मल्टीप्लिकेशन में ई का जो कोफिशिएंट होता है यही हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है। और एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2 तो वो कितना हो रहा है अभी यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2, लेकिन 2n पाई लेके चलेंगे फिर से। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2n पाई। तो ये इस फॉर्मूले का या प्रॉपर्टी का प्रूफ है। ठीक है, अब इसलिए 2n पाई में से n का वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो है जो हमारा फाइनल आंसर आए वो माइनस पाई से पाई के इस वाले रेंज में आ जाए। ओके, तो हालांकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और कुछ खास बताना नहीं था मेरे को, बस ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। इन फार्मूले का प्रूफ है ना, ये फार्मूले प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है वो देख लो, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 आयटा और बोल रहे हैं कि इसका लॉग का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ln ऑफ 2 + 3 आयटा ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है लॉग कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके आगे लॉग वॉग की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग पूछा गया है उसका हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें। तो अगर
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम लोग आइलर्स फॉर्म भी बोलते हैं, अगर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म मान लो मॉड ऑफ जेड इंटू ई का पावर आयटा थीटा है, तो अब मैं इस पे जब लॉग दोनों साइड लूँगा तो एल एन ऑफ जेड इक्वल टू एल एन मॉड जेड इंटू ई पावर आयटा थीटा ये हो जाएगा, ठीक। एल एन ऑफ एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, ये ऐसा हो जाता है। तो अब देखो ये ऐसा करने से फ़ायदा यही हुआ कि इसको अब हम लोग इसके ऊपर लॉग को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? एल एन मॉड जेड ये ऐसा हो गया, ठीक है, प्लस एल एन ई टू द पावर आयटा थीटा ये हो गया। एल एन माने नेचुरल लॉग, तो एल एन जेड इक्वल टू एल एन मॉड जेड प्लस, अब फिर से आपको ये पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी की, ये जो पावर है ये सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, आयटा थीटा इंटू एल एन ई। ये जो एल एन ई है, ये एल एन ई का वैल्यू जो है वो 1 हो गया। क्यों? लॉग ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस इज 1, अगर वो डिफाइंड है तो 1 होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एल एन का मतलब नेचुरल लॉग जिसका बेस ई रहता है, तो वो 1 हो गया। तो बचा क्या? एल एन ऑफ मॉड जेड प्लस आयटा टाइम्स थीटा। थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। तो अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो लॉग होगा वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रियल पार्ट है प्लस आयोटा टाइम्स फिर से एक रियल चीज़ है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो हम पाई वाई में लिखते हैं, वो भी तो एक रियल नंबर ही होता है ना, ठीक है। तो रियल प्लस आयटा रियल, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल एन जेड इज इट सेल्फ a complex number having a real part ln mod z and imaginary part amplitude of z, ठीक है। अब ये चाहे तो आप याद रखो इस चीज़ को, या फिर अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें करना क्या है, बस आइलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लॉग ले लेना है, बस वही थे। बाकी तो लॉग की प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, ऐसा कोई बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी भी इसमें यूज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, जेड बराबर 1 प्लस आयटा दिन गिवन है ना, हमें बताना है कि एल एन ऑफ जेड का रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो अगर तो याद है, अगर है ना, तो रियल पार्ट होता है बेसिकली एल एन ऑफ मॉड जेड, ठीक है। तो यानी कि एल एन ऑफ रूट 2 सीधे आंसर हो गया। और जो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा सिंपली एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड इस केस में कितना है, π/4। एम्पलीट्यूड माने प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयटा होल टू द पावर आयटा, ठीक है। रियल पार्ट पूछा है, जैसे हमने इसके पहले आयटा टू द पावर आयटा वाला क्वेश्चन किया, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को वही रियल पार्ट वगैरह लेके चलना पड़ेगा। सॉरी, या तो हम लोग आइलर्स फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करें या फिर हम लॉग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लॉग की हेल्प से बता देता हूँ इसको। मान लेते हैं ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 माइनस आयटा होल पावर आयटा लिखा है, तो मैंने लॉग लिया, तो ये पावर जो है बाहर आ जाएगा, तो आयटा टाइम्स एल एन ऑफ 1 माइनस आयटा ऐसा बन जाएगा ये आयटा टाइम्स। अब चूँकि एल एन मुझे कैलकुलेट करना है 1 माइनस आयटा का, तो उसके लिए फिर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग होता है वो होता है लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 माइनस आयटा का जो मॉड है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप कैसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, एल एन
और 1 माइनस आयटा का आप लिखोगे आइलर्स फॉर्म, तो आइलर्स फॉर्म इसका आएगा √2 इंटू ई टू द पावर, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि -π/4 ऐसे, ठीक है। बाकी लॉग की प्रॉपर्टी, तो ln√2 हो गया और माइनस ln e पावर -π/4 प्लस में, तो पावर इधर -π/4 आएगा इंटू ln e, लेकिन ln e लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आयटा का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कुछ हो रहा है, हाँ यहाँ पे आयटा हमने नहीं लिखा था, तो ये आयटा छोड़ गया है ना। हाँ, अब अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आई के साथ हो जाएगा +1, यानी कि π/4 प्लस आयटा टाइम्स ln√2, ये हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका रियल पार्ट हमसे पूछा गया है, उसका वैल्यू नहीं लिखा है हमने, बेसिकली उसके लॉग का वैल्यू लिखा है। तो ठीक है, अब ये तो है किसका वैल्यू, ln(z) का, मेरे को तो z लिखना है ना, तो z क्या हो जाएगा, बस वही फिर से लॉग की प्रॉपर्टी, अगर ln यहाँ बेस में e है, ln(z) बराबर मान लो कुछ नंबर x लिखा हुआ है, तो इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, e टू द पावर x बराबर z। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ करें तो ये जितना भी ये पूरा नंबर, ये जो x दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग e के पावर में लिख लेंगे, तो e का पावर π/4 प्लस आयटा ln√2, ऐसा हो गया ये, ठीक। बाकी तो फिर यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, क्या होता है, पावर एडिशन में अगर है ये ऐसा करके, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, e टू द पावर π/4 इंटू ई का पावर आयटा ln√2, ये हो गया। e टू द पावर आयटा π/4 ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर आयटा थीटा टाइप का फॉर्म दिख रहा है, आइलर्स फॉर्म टाइप का, सम नंबर इंटू ई का पावर आयटा थीटा, यही वाला तो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आइलर्स फॉर्म हो गया। आइलर्स फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हमसे क्या पूछा है, इसका रियल पार्ट पूछा था बेसिकली, ठीक है। तो बस रियल पार्ट हो गया अपने पास, रियल पार्ट हो जाएगा आंसर e टू द पावर आयटा π/4 इंटू कॉस ऑफ ln√2। ये कैसे हुआ, कुछ लोगों को नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ फिर से, क्योंकि इसको अगर मैं e टू द पावर आयटा π/4 तो है ही, इसको अगर मैं सिस थीटा में लिखूँ तो मैं लिखूँगा कॉस ऑफ ln√2 कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब देख लो रियल पार्ट क्या है, आयटा वाला तो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, बगैर आयटा वाला रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये आंसर है, ओके। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करेंगे, e टू द पावर आयटा थीटा, ठीक है। ये एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर xn दे रखा है, कॉस ऑफ π/2 पावर n प्लस आयटा साइन ऑफ π/2 पावर n, ठीक, हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब हुआ, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, और ये आई जो है एक से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मैंने x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू पूछा गया है बेसिकली। तो अब x1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जब n बराबर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x1 होगा अपने पास cos π/2 प्लस आयटा साइन π/2, ऐसे करके,
फिर x2 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 का पावर 2 प्लस आयटा साइन ऑफ पाई बाई 2 का पावर 2। ठीक है, x3 एक और लिख लेता हूँ मैं, पाई बाई 2 पावर 3 प्लस आयटा साइन ऑफ पाई बाई 2 पावर 3। इस तरीके के इनफाइनाइट ब्रैकेट्स हैं। अब देखो तुम खुद ही, ये जो फॉर्म है अभी, इसको पोलर फॉर्म बोला जा सकता है या फिर ए प्लस आई बी वाला फॉर्म बोला जा सकता है। इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना मतलब बहुत बेहद ही कठिन काम है, हो ही नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। कि पता नहीं, अगर पता भी होता कि चलो 10 ब्रैकेट है तब भी नहीं कर पाते। 10 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है ना, यहाँ तो इन्फिनाइट है, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इस फॉर्म में तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। तो हमने जैसा पहले ही बात किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में समथिंग टू द पावर समथिंग रहता है, तो वहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह अप्लाई हो जाते हैं। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज़ मोर ईजी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आसान है तो सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, आइलर्स फार्मूला अगर अप्लाई करें, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ई टू द पावर आयटा थीटा होता है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा ब्रैकेट है बन जाएगा ई का पावर आयटा पाई बाई 2 स्क्वायर। ये जो तीसरा ब्रैकेट है बन जाएगा ई का पावर आयटा पाई बाई 2 क्यूब। इस तरीके से इन्फिनाइट। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो, ई का पावर में सारे पावर ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो आयटा कॉमन है, बेसिकली आयटा इंटू पाई बाई 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, सब में है। तो आयटा पाई बाई 2 अगर कॉमन निकाल लिया तो पहले में 1 बचेगा, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/2 स्क्वायर, इस तरीके से इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, दिस बिकम्स अ इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, अगर इसका वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट करूँ तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है। तो इसका आंसर आ गया 2। तो अब फाइनल आंसर अपना ई टू द पावर आयटा पाई, और ब्रैकेट में ये 2 था। ठीक है, पाई बाई 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो ई का पावर आयटा पाई बचा। ई पावर आयटा पाई को फिर से अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे ई टू द पावर आयटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, मतलब कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई। पाई माने 180 डिग्री, तो कॉस पाई कॉस 180 -1 और साइन पाई 0, तो -1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, so this was all about Euler's form, polar form, how to take log of any complex number. Okay, thank you.